हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 7 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं वो देखते हैं। पहला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड में कैंपा फंड का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर सवाल खड़े किए हैं। अब ज़रूरी चीज़ ये है कि कैंपा फंड को समझें हम। तो कैंपा फंड का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। कंपेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये वह निकाय है जो प्रतिपूरक वनारोपण कोष का प्रबंधन करता है। तो कैंपा फंड, अब इतना तो समझ में आया नहीं होगा क्या हुआ है ये। तो कैंपा फंड जो कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन है उसको मैनेजमेंट करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम कोई एक वन एरिया में, मान लो एक वन एरिया, यहाँ इन पेड़ों की कटाई कर देते हैं, तो सरकार का कहना है कि इन वनों को कटाई के लिए जो यहाँ पे एक अवसंरचना का किसी का निर्माण हो रहा होगा, फैक्ट्री लग रही होगी कुछ, तो सरकार एक रुपये वसूलेगी और उस रुपये का यूज़ क्या होगा, दूसरी जगह पर वन भूमि लगाने के लिए यूज़ हो रहा होगा। तो ये है कैंपा फंड। तो कैंपा फंड में क्या होगा, एक जगह अगर हम किसी वन भूमि को काट रहे हैं, मतलब जो वन भूमि है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमने रुपए देना पड़ेगा एक फ़ंड में, जिस फंड को ही हम कैंपा फंड कहते हैं, ताकि दूसरी जगह पर जो पर्यावरण है उसे बैन किया जा सके। तो ये प्रोसेस हो जाएगी। सबसे पहले हम अगर वन को काटेंगे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाएंगे, तो दोबारा से वन को क्या करना होगा, रिस्टोरेशन करने के लिए हमें फंड देना होता है। तो कैंपा फंड कैसे काम करता है, किसी विकास जो परियोजना है उन जैसे सड़क, खनन, इन सब पे अगर बनना है तो जो कंपनी बना रही होगी या जो भी सरकार प्रोजेक्ट कर रही है, तो उतना रुपये उन्हें कैंपा फंड में डालना होगा। अब ये रुपये 10% जाता है केंद्र सरकार के पास, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर कैंपा फंड अलग अलग बने हुए हैं। तो राज्य स्तर पर 90% ज़्यादा रहता है, क्योंकि राज्य को ही खर्च करना है अंतिम रूप से। तो राज्य अब इन पैसों का जंगल लगाने, वन जीव संरक्षण, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। अब कानूनी प्रावधान क्या है, तो जब हम वन्य जीव अधिनियम की बात करते हैं, वन्य प्लस जीव, तो आता है 1972 का एक्ट। पर हम जब बात कर रहे हैं अभी, चूँकि हम वन की, तो वन संरक्षण अधिनियम आया था कब, 1980 में। तो ये भी याद रखना, वन्य जीव और वन संरक्षण में अंतर। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का था। इसमें ये सबसे पहली बात कही गई थी कि अगर आप किसी वन को ख़त्म करते हैं तो उतने ही वन के लिए हमें पेड़ लगाना अनिवार्य है, और इसे ही कहा गया था प्रतिपूरक शुल्क लिया जाएगा। पर तब फंड तो बना नहीं था। अब 2016 में आके अभी प्रतिपूरक वनारोपण निधि अधिनियम एक्ट आया था। तो कौन सा, प्रतिरोपण वनारोपण निधि अधिनियम, और ऐसे ही कैंपा फंड की स्थापना कही जाती है। इसमें क्या होगा, इसका धन व्यक्तिगत नहीं होगा। व्यक्तिगत का मतलब 1-2 वर्ष जैसे धन डला रही, तो ऐसा नहीं है फिर कहीं और चला जाएगा। तो जब तक सरकार चाहे तब तक अकाउंट में उसका डला रह सकता है, जब यूज़ करना चाहे तब यूज़ हो सकता है। तो फंड का उपयोग, निगरानी जो होगा वो कैंपा एक प्राधिकरण भी करेगा कि फंड का कहीं गलत उपयोग तो नहीं हो रहा है। अब कैंपा फंड का दुरुपयोग उत्तराखंड में क्या हो रहा था, तो CAG रिपोर्ट लेके आती है। तो भारत में जब भी कोई भ्रष्टाचार का मामला होता है तो CAG ही पोल खोलती है। तो CAG ने पाया कि फंड का गलत उपयोग हो रहा है। अब कैसे हो रहा है कि फंड से क्या, अब फंड क्यों आया था दूसरी जगह, वन लगाने के लिए, वनारोपण के लिए, वृक्षारोपण के फंड से गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं उत्तराखंड में। अब कैग ने ये पकड़ लिया और इसी वजह से अब क्या हो गया, ये मुद्दा बना। अब वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की बजाय अन्य गतिविधियों में उत्तराखंड में रुपये खर्च हो रहा है। अब पारदर्शिता की कमी थी, ये सारी चीज़ें मुद्दा बना, और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के अब इससे जवाब मांगा है। अब आगे जो प्रोसेस होगा वो आगे चलेगा अभी। तो महत्वपूर्ण डेटा और रिपोर्ट इसके बारे में, तो कैंपा फंड में कुल धनराशि 2022 तक 600 करोड़ के आसपास, मतलब काफ़ी करोड़ों में ये जमा रहता है। हमें रुपए तो नहीं जानना है कितना जमा है कितना है, मेन बात है कि कैंपा फंड क्या होता है ये है। अब राज्य जहाँ वन क्षेत्र घट रहा है, तो उत्तराखंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्यों घट रहा है अभी कि इन एरिया में वनारोपण ज़्यादा है औसतन, और थोड़ा काटते हैं तो इन पर वनारोपण ज़्यादा घटता हुआ नज़र आ रहा है। तो जहाँ घटाई, ये याद रख सकते हैं, उत्तराखंड में घट रहा है। अब चुनौतियाँ, समाधान क्या है, कैंपा फंड में भ्रष्टाचार, दुरुपयोग के एग्जाम्पल देखे गए हैं, जैसा भी उत्तराखंड का, अब हम याद रख सकते हैं। परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी की कमी। अब सोचो अगर गाड़ियाँ ली जा रही हैं तो ये भ्रष्टाचार है, तो इसकी निगरानी ही नहीं हो रही थी। मतलब जो प्राधिकरण अभी देखा हमने, कैंपा की जांच के लिए एक प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, मतलब वो इसका कुछ काम कर नहीं रहा है। अधिक प्रभावी पुनर्स्थापन कार्यक्रम की ज़रूरत है, मतलब ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है जो ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकें। उसके बाद जो सैटेलाइट
सैटेलाइट से मॉनिटरिंग, वृक्षारोपण की निगरानी। तो जो GIS, ये सैटेलाइट वगैरह हैं, उनसे वृक्षारोपण अगर कहीं बन रहा है कि हट रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, तो उन सबका मॉनिटरिंग की जा सकती है। स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट होते हैं कि स्थानीय समुदाय का क्या योगदान है। तो बिल्कुल स्थानीय समुदाय की तो भागीदारी बढ़ाई जा सकती है ना, वो बेहतर तरीके से जंगल से जानते हैं। और इसे पारदर्शी बनाया जाए कैंपा फंड को। अब कैंपा फंड से संबंधित UPSC के लिए एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसे आपको अटेम्प्ट करना है। अगला है, इस टॉपिक को याद कैसे करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, वन कटेगा तो कैंपा बढ़ेगा। बस इतना हम याद रख सकते कि जैसे ही वन कटेंगे कैंपा बढ़ेंगे। तो ये है। अब RBI के बारे में देखें तो RBI ने क्या किया है, 21 अरब डॉलर से अधिक लिक्विडिटी बढ़ाने की घोषणा की है बैंकों में। तो बैंकों में लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी मतलब तरलता, तो तरलता बढ़ेगी मतलब बैंक के पास रुपए ज़्यादा जाएगा। और अगर बैंक के पास रुपए ज़्यादा जाएगा तो बैंक लोन देगा ज़्यादा, और अगर बैंक लोन देगा तो लोग लोन खरीदेंगे, और लोग अगर लोन खरीदेंगे तो लोग इंडस्ट्री में या खपत में कहीं पे खर्चा करेंगे, और इससे अंत में क्या होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और इकोनॉमी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो देश विकास की ओर जाएगा। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया है कि तरलता बढ़ाने के लिए 21 अरब, मतलब RBI ने बैंकों में 21 अरब डॉलर से अधिक की लिक्विडिटी की घोषणा करी है कि हम ज़्यादा तरलता डालेंगे, मतलब मार्केट में रुपए ज़्यादा डालेंगे। तो अब समाचार जो था वो हमने देखा क्या है, 21 अरब डॉलर मतलब 1.74 लाख करोड़ रुपए अधिक अब मार्केट में डाला जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ब्याज दरें नियंत्रित होंगी और अधिक समृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि अगर बैंक के पास रुपए ज़्यादा होगा तो कम रेट पे भी वो ब्याज पे रुपए उठा देगा और लोगों को सस्ता मिलेगा। अब इसके दो उपयोग होते हैं क्रियान्वयन के, ये याद रखना है। जब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी, तो अब UPSC में पूछा जा सकता है लिक्विडिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो एक होता है GSEC की खरीद करके। GSEC मतलब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऐसे समझो गवर्नमेंट के बहुत सारे कागजात होते हैं। अब गवर्नमेंट ने कागजात दिए बैंकों को, बैंक से कहा कि आप हमें रुपए दे दो, भाई कागज़ रख लो, जब हमें ज़रूरत होगी तब हम ले लेंगे। अब बैंक तो धोखाधड़ी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ करेगा नहीं धोखाधड़ी, तो गवर्नमेंट के कागज़ उनके पास रखें। अब क्या होगा, अब मान लो बैंक के कागज़ मतलब बैंक के पास सरकार के गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है। अब RBI का कहना है कि RBI को तो लगभग 1.74 लाख करोड़ मार्केट में डाल लें, तो RBI क्या करेगा, बैंकों को रुपए ऐसे फ्री में तो नहीं दिया जा सकता। तो RBI जो बैंकों के पास GSEC रखे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो खरीदेगा। अब RBI अगर खरीदेगा तो RBI इन्हें रुपए देगा बैंकों को, और इससे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं कि जब खरीद बिक्री करी जाती है। तो एक तो ये पूछा जा सकता ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये आ चुका है एक बार क्वेश्चन, और फिर भी ये तो इम्पोर्टेंट रहते हैं। उसके बाद हम USD मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर और रुपए का स्वैप करें, मतलब बैंक के पास अगर डॉलर है तो हम डॉलर ले लें और उन्हें रुपए दे दें, और रुपए है तो डॉलर, तो मतलब इससे क्या होता है, तरलता वगैरह बनी रहेगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, अब हम देखते हैं। जो हमने देखा है कि GSEC की खरीद वगैरह के लिए, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का अर्थ होता है कि RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को या तो खरीदती है या बेचती है। अब अभी सरकार क्या कर रही है, मतलब RBI क्या करेगी इसमें कि खरीदेगी, क्योंकि RBI अगर कोई चीज़ को खरीदेगा तो RBI उसके लिए पे करेगा, और पे किसको करेगा, बैंक को करेगा, और यही तो RBI चाहता है कि बैंक के पास रुपए जाए। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों ही चीज़ें आती हैं, GSEC को खरीदा और बिक्री करना, पर अभी हम खरीद रहे हैं। उसके बाद GSEC की खरीद का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये हमने देख ही लिया, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, ब्याज दर घटेगी, सस्ता लोन मिलेगा। अब बिक्री के प्रभाव क्या हो जाते हैं, तो हम समझ सकते हैं, अगर RBI या सरकार क्या करे, जो बिक्री करे GSEC की, अब GSEC की अगर बिक्री करेगा तो बैंक खरीदेंगे इसे, और बैंक खरीदेंगे, बैंक रुपए देंगे RBI को, तो मार्केट से अब रुपए निकालना होता है तो GSEC बेचा जाता है, और जब मार्केट में रुपए डालना होता है तो GSEC खरीदा जाता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI इस बार GSEC खरीदेगा, अभी क्या है, खरीदेगा, ताकि रुपए किसके पास पहुँचे, बैंक के पास पहुँचे। USD INR जो है इंडियन रुपए, और यूनाइटेड नेशंस का जो डॉलर है, उनमें स्वैप की नीलामी क्या है, क्योंकि हमने देखा ना दो तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी
एडजस्ट हो रही है। तो एक है स्वैप प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बैंक है वो आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बेचता है और स्वैप अवधि समाप्त होने पर समान मूल्य पर डॉलर वापस खरीदता है। तो स्वैप प्रक्रिया में क्या होगा, आरबीआई को अमेरिकी डॉलर बेचता है एक बैंक और बाद में खरीद लेगा। नीलामी प्रक्रिया में क्या होता है, ये स्वैप प्रक्रिया थी कि स्वैप में क्या होगा, हम बेच रहे खरीद रहे, लास्ट में समान मूल्य पर ही वापस खरीदे जाएंगे। जिस मूल्य पर लिया है बस ब्याज वगैरह होगा, बाकी सेम हो जाएगा। नीलामी प्रक्रिया में क्या होता है, नीलामी पद्धति से होता है जहाँ सबसे कम स्वैप दर वाली बोली लगाने वाले को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, स्वैप दर की बोली जो लगाई जाती है बैंकों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों चीज़। नीलामी में स्वैप दर की जो बोली लगाती है कौन, बैंक लगाएगा, ऐसे आम व्यक्ति नहीं होगा, तो वो उसे दे दी जाएगी। प्रभाव क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ की नीलामी करी जा रही तो सरकार के पास रुपए आएगा, तो मुद्रा भंडार कम मतलब सही होगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा, रुपए की स्थिरता बढ़ती है, क्योंकि रुपए ही तो मार्केट में जा रहा है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, बैंक की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आवश्यक क्यों जरूरी है लिक्विडिटी बढ़ाना, मार्केट में रुपए पहुंचाना, तो एक तो क्या होता है, बाजार में नकदी की कमी हो जाती है तो लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। जैसे 2024 में बैंक में लिक्विडिटी की कमी दिख रही थी नवंबर 2024 में। बड़े कर भुगतान से बैंकिंग प्रणाली से धन निकल जाता है। अब बैंक ने बड़ा सा कोई टैक्स दे दिया, लोन दे दिया, मतलब कुछ ऐसा दे दिया जैसे बैंक का समस्या आ रही है। उसके बाद एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं द्वारा बिकवाली से भारतीय बाजार में पूंजी का निकास होता है। अब बोलो अगर बिकवाली कोई करेगा भारतीय मार्केट में, तो भारतीय मार्केट का रुपए तो मतलब भारत का रुपए तो नीचे जाएगा ना, अगर हर कोई बेच के भाग रहा है यहाँ से। आरबीआई हस्तक्षेप से और आरबीआई के हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट हुई है अभी। तो ये लिक्विडिटी बढ़ाना क्यों अभी आज जरूरी था, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब लिक्विडिटी बढ़ाने के फ़ायदे क्या हो जाएंगे, मांग बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जाएगा, मौद्रिक नीति प्रभावशाली आएगी, सस्ते ऋण मिलेंगे आम लोगों को। अब लिक्विडिटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं जो इकोनॉमी में हम बेसिक में पढ़ते हैं, हम रिवाइज करते हैं यहाँ पे। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल मतलब मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव ज़्यादा जो थोड़े सही हैं क्वालिटेटिव, अब क्वांटिटेटिव हम डेली ही पढ़ते हैं। अब मान लो, अब सोचो लिक्विडिटी कम ज़्यादा करनी हो तो क्या है, रेपो रेट को कम ज़्यादा कर दो। रेपो रेट क्या, आरबीआई बैंकों को जिस स्तर पर उधार देता है रेपो रेट है, तो आरबीआई ने कहा हम 2 रुपये ब्याज पे देंगे, तो बैंक ने मान लो 1000 करोड़ ले लिए, और आरबीआई ने कहा 3 पे देंगे, 3% पे, तो बैंक कम लेंगे ना। तो वही चीज़ है, रेपो रेट कम ज़्यादा से मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। सेम रिवर्स रेपो रेट में भी होगा। सीआरआर एसएलआर मतलब ये मात्रा ही तो दर्शाते हैं, मेन बात है क्वांटिटी पे। तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा, तो मात्रा ही ये नंबर में होता है, रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर एसएलआर ये नंबर में होते, तो ये मात्रात्मक। जबकि गुणात्मक होते क्वालिटेटिव, इनमें क्रेडिट रेशनिंग होती, मतलब कुछ सेक्टरों को सरकार कहेगी अधिक कर्ज दो भाई, तो सरकार मतलब अगर कुछ सेक्टरों को अधिक कर्ज दिया जाएगा तो वहाँ पे क्या गुणात्मक सुधार होगा कि नहीं। साथ ही मॉरल सुएशन होता है, मॉरल सुएशन नैतिक अनुनय होता है। आरबीआई बैंक से कहेगा भाई हमने अपना रेपो रेट कम कर दिया तो आपको भी व्यवहारिक रूप से कम करना चाहिए, तो ये होता है मॉरल सुएशन। फिर होता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कुछ सेक्टरों को कर्ज देने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, कुछ को ज़्यादा है क्रेडिट राशनिंग। और सिलेक्टेड क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है कुछ सेक्टरों को, सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई एक कंपनी नहीं, सेक्टर तो पूरा हो सकता है ना, जैसे मान लो एक कपड़ा सेक्टर है या एक लोहा सेक्टर है, तो ये उन पर कम ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके बाद ये लिक्विडिटी पे एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसके बाद इसे कैसे याद रखेंगे, जब बैंक में नकदी घटे तो आरबीआई ओपन ऑपरेशन मार्केट और स्वैप का दाव खेल सकती है, और इससे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला है पार्थक के बाद, अब हिंदी तो इतनी कठिन है, इंग्लिश आसान है, आइसोलेशनिज्म। आइसोलेशन होते हैं ना, किसी चीज़ को आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अलग थलग कर दो, तो वो ये हिंदी में पार्थक के बाद। तो पार्थक के बाद है आइसोलेशन वाला, मतलब अलगाव। इसे आसानी से ये समझ सकते हैं हम, ये कुछ शब्द है अलगाव वाला, तो अलगाव से याद रख सकते, किसी देश को अलगाव वाले सिचुएशन में पहुंचा देना। तो अभी क्यों बढ़ा, वही एक मुद्दा है अभी दुनिया में ट्रंप की वजह से। तो ये राजनीतिक गतिविधि है, जब कोई राष्ट्र केवल अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करता है, अंतर्राष्ट्रीय से दूरी बनाता है। तो ट्रंप यही तो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो अमेरिका पे ध्यान दे रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पार्थक के बाद में क्या होता है, अपने मामलों पर ध्यान
ध्यान दिया जाता है। तो ये भी याद रख सकते हैं, केवल अपने मामलों में ध्यान रखा जाएगा इसमें। अगला है दृष्टिकोण। यह मुख्य रूप से विदेशी नीति के एक दृष्टिकोण है जिसमें युद्ध और इन सब चीज़ों से बचना होता है, तभी तो है अपने आप को पृथक कर ले रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो युद्ध चल रहा है तब ऐसा होता है। विशेषताएं क्या है? सैन्य संगठनों से दूरी, वैश्विक सब चीज़ से मतलब दूरी बना ली जाती है, तो ये है आइसोलेशन। अब ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, तो थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हालांकि बहुत ज़रूरी नहीं है पर थोड़ा हम बैकग्राउंड से समझ में आ जाएगा कि जैसे 19वीं सेंचुरी में मतलब 1823 में अमेरिका ने यूरोपीय संघर्षों बचने के लिए मोनेरो डॉक्ट्रिन को अपनाया था। तो जो मोनेरो डॉक्ट्रिन है, मोनरो डॉक्ट्रिन, उसे 1823 में अपनाया था। अमेरिका ने कहा था हम भाई कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसमें, ये वाली चीज़ थी। तो अगला है क्यों? क्योंकि देखो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में भी बाद में हस्तक्षेप किया, ऐसा नहीं है शुरुआत में ही कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अमेरिका ने कहा हम भाई अलग रहेंगे, तो पहला लीग ऑफ नेशंस में शुरुआत में मना कर दिया। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शुरुआत में न्यूट्रल रहा, वो तो जब उन्होंने अटैक कर दिया जापानियों ने, उसके बाद अमेरिका शामिल हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध, ये सारी चीज़ें मतलब अमेरिका काफ़ी बार पहले पृथक रहा है। उसके बाद उदाहरण और देखें, जैसे चाइना में 15वीं सेंचुरी के आसपास समुद्री यात्रा बंद कर दी गई थी और भारतीय मतलब वहाँ पे एक मिंग वंश आया था। तो मिंग वंश आया था, उसने कहा था हम विदेशी समुद्री यात्रा भी नहीं करेंगे, बाहरी दुनिया से उन्होंने अपने आप को काट लिया था। सेम शकोकु एक नीति आई थी जापान ने, उन्होंने भी यही किया था। तो जो समुराई वगैरह हुआ करते थे ना, उसी के समय ये हुआ करता था, जब ये यूरोपी ज़्यादा घुस रहे थे ना जापान में, तो उन जापानियों ने अपने को पूर्णतः शकोकु नीति के तहत बंद कर लिया था। ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड, तो हम देखते ही हमेशा दुनिया जब युद्ध लड़ती है तो स्विट्ज़रलैंड गुफाओं में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने आप को तटस्थ कर लिया, और जितने आल्प्स माउंटेन वगैरह उनमें उन्होंने सुरंगें टाइप की बना रखी हैं, वहीं वो क्या रहते हैं, मतलब प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड विश्व युद्ध में देखा गया था। तो वो लोग अपने आप को तटस्थ करके रखते हैं, मतलब अलगाव अगर युद्ध हो भी जाएगा। अगला, अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं? तो देखो अब घरेलू पे ध्यान देना कोई बुरी बात तो है नहीं अपनी आंतरिक स्थिति पे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से बचाव हो जाएगा, देश अपना विकास कर सकता है, अपने आत्मनिर्भर हो जाए, इससे बढ़िया क्या चीज़ है? नुकसान क्या होते हैं कि अब वैश्विक मामलों में नेतृत्व की कमी हो जाएगी। अब अमेरिका अगर दुनिया से अलग हो जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कौन करेगा? फिर वही चाइना, रसिया, ऐसे देश आ जाएंगे। तो ये है। आर्थिक विकास प्रभाव हुआ, क्योंकि वर्तमान ग्लोबलाइजेशन का एज है और ग्लोबलाइजेशन में सारे देश सबसे जुड़े हुए हैं। सुरक्षा खतरे, आइसोलेशन के कारण सैन्य शक्तियां कमज़ोर हो जाएंगी, शत्रु मजबूत हो सकते हैं, जैसे चाइना हो सकता है। अब ट्रंप अभी अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, पेरिस समझौते से अलग हुए थे, अब 16 में आए थे, वो पहली बार राष्ट्रपति बन के नाटो से भी दूरियां बनाई थी। अब 22-23 में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, फिर कोरोना, तो मतलब दुनिया में पृथक्करण के कई सारे ये समय समय पर बदलाव आते रहे। अब इससे संबंधित ये प्रश्न है। अगला देखें, अब इसे याद कैसे कर सकते हैं? जब दुनिया उलझे युद्ध में पृथकवादी कहे देश हम की अपना ही पे ध्यान देंगे, तो ये होता है पृथक्करण वाला, अलगाववादी वाला। अगला है माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप तो हम जानते ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, पर आज जो माजुली द्वीप है ये वाला एरिया, अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है उसी में असम वाले एरिया में यहाँ पे माजुली आइलैंड है, असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पे ये है, इधर सुंदरवन है ये। तो माजुली आइलैंड में अभी कुछ देखा गया है कि कुछ जानवर और जो लोग हैं उनके बीच हिंसा के काफ़ी मामले आए, मतलब ज़्यादा हो गया है कुछ, तो इस वजह से माजुली आइलैंड भी चर्चा में चल रहा है। तो एक आइलैंड है, ऐसे नदी दिख रही है ना ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बीच में ये आइलैंड है, यही है माजुली आइलैंड। ये तो थोड़ा एनिमेटेड है पर ऐसे ही है, बीच में आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। नदी इधर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, बीच में ये आइलैंड है। अब माजुली वाला तो ये देखा हमने, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, उसके बीच में आइलैंड है। तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी बह रही है इधर से, बीच में अगर कोई आइलैंड है तो ये सबसे बड़ा है। दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी, उत्तर में इसमें सुबनसिरी नदी बहती है, तो ऊपर की तरफ सुबनसिरी नदी बहेगी, मतलब ऐसे आ रहा है। तो ऊपर की इधर क्या है, सुबनसिरी नदी ऊपर की तरफ बह रही होगी, बीच में आइलैंड होगा, और नीचे की तरफ से कौन सा, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी हो रही होगी, बीच में ब्रह्मपुत्र, मतलब ये है माजुली वाला। उसके बाद खेरकुटिया सुती, मतलब ब्रह्मपुत्र की एक शाखा की वजह से ये
बना है। तो खेरकुटिया एक सुती है, ब्रह्मपुत्र की एक शाखा नदी है जो बीच में से दिख रहा है ऐसे करके, तो इनके बीच से में बना है। ब्रह्मपुत्र और लोहित जैसी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण ये आकार हो गया, क्योंकि नदियाँ पहले ऐसे बह रही थी फिर ऐसे बहने लगी हैं, बीच में थोड़ी और जगह बची, तो ये हमने देखा। माजुली आइलैंड में विशेषता क्या है, भारत का पहला द्वीपीय जिला भी है, मतलब पूरा जिला है क्योंकि सबसे बड़ा आइलैंड है, तो इस पर लोग भी रहते हैं, तो इसे पूरा डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दिया गया है 2016 में। यूनेस्को में शामिल है ये क्योंकि नेचुरल है ना, प्राकृतिक स्थल। साथ ही यहाँ पे खेती, मछली पालन, सारी चीज़ें होती हैं। जनजाति समूह है मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कछारी। तो मिसिंग, देवरी और सोनोवाल कछारी नाम जैसे लग रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो याद। अब असमिया नववर्ष और अब माजुली आइलैंड चूँकि असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास, तो असम में, तो यहाँ पे असमिया नव वैष्णव परंपरा और माजुली आइलैंड का एक कल्चर डेवलप हुआ है। तो यहाँ वैष्णव धर्म को काफ़ी चलता है, जो शास्त्रीय हम पढ़ते हैं संगीत वगैरह, तो ये है। यहाँ पे शंकर देव का स्थापित सत्र है, जो सत्रीय हम पढ़ते हैं ना नृत्य वाला, तो सत्र मतलब शंकर देव का। तो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, भजन कीर्तन ये सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। तो माजुली के बारे में अब खतरा क्या हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर टकराव जारी है, इसमें भूमि क्षरण हो रहा है, मतलब नदी के आसपास क्षरण कर रहा है। पिछले 70 वर्षों में 60% से अधिक भूमि कट चुकी है और जलवायु परिवर्तन से और ज़्यादा कटेगी। इस एरिया में अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा था हिंसा ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब संघर्ष, तो हाथी और इंसानों के बीच संघर्ष इस एरिया में ज़्यादा बढ़ा है, और यही मेन कारण है जो आज हम इसे डिसाइड कर रहे हैं। अब इससे संबंधित ये प्रश्न देख लेना है। अगला है, मतलब इसे हम याद करेंगे, ब्रह्मपुत्र की लहरों में वैष्णव संस्कृति का संगम ही माजुली है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगला है ताज ट्रेपेजियम जोन। अब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, नाम से ही हम क्योंकि इसे समझ सकते, ताज है, ताजमहल हो गया, ट्रोपेजियम जोन है, तो कुछ ऐसा ही समझो कि ताज का अगर जोन आएगा तो क्या होगा कि ताज को कुछ नुकसान पहुंच रहा होगा, और वही सारी चीज़ें। तो ताज ट्रोपेजियम जोन जो है एक अधिसूचित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक गतिविधियों वाले जो स्मारक हैं उनको प्रदूषण से बचाना है, बस यही काम है ताज ट्रोपेजियम जोन का। या ताजमहल के चारों ओर काफ़ी दूर तक, मतलब 1 किलोमीटर तो नहीं याद करेंगे, ये एक एरिया को कवर करते हैं। नाम ट्रोपेजियम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि चारों तरफ अनियमित चतुर्भुज आकार है, तो ऐसा ऐसा है ना टेढ़ा मेढ़ा ताजमहल के आसपास, इस वजह से है ट्रोपेजियम करके। अब इसमें 6 ज़िले आते हैं, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, मतलब इन सब एरिया में थोड़ा क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है। राजस्थान भी आता है, मतलब भरतपुर राजस्थान का। नदी ताजमहल के आसपास यमुना नदी है, और चंबल, बाण गंगा ये भी आसपास ही बहती हैं आगरा के, तो ये देखा। अब इसमें ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, सारी चीज़ें ट्रोपेजियम में आता है। प्रदूषण और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, तो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने TTZ, मतलब यही ताज ट्रोपेजियम वाला है, स्थित उद्योग में कोयला और कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। अब तभी तो हम देखते हैं आगरा में ईंटें नहीं मिलती हैं, क्योंकि ईंटें आगरा में इधर उधर से थोड़ी दूर से लानी पड़ती हैं, शहरों से, जगहों से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 96 में कह दिया था कि कोयला और कोक का उपयोग नहीं होगा भी ईंटें पकाने के लिए, तो यही होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्री भी चिमनी वाली नहीं लगती हैं आगरा में, तो ये उद्योग के लिए निर्देश के आदेश दिया गया कि उद्योग प्राकृतिक गैस को अपनाएं और कहीं और शिफ्ट हो जाए, या तो प्राकृतिक गैस को अपनाओ या दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था। प्राधिकरण, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, अधिनियम पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पहले हमने वन्य जीव देखा, फिर वन्य देखा, और अब आ गए हैं कि पर्यावरण संरक्षण 86 के जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 के तहत ताज ट्रोपेजियम जोन निवारण और नियंत्रण प्राधिकरण गठित किया गया था। इसके बाद अब प्रदूषण क्यों होता है ये तो हम जानते हैं, वाहन है, उद्योग है, ये सारी चीज़ें। अब इस एरिया में रंग के आधार पर हम श्रेणियाँ बना देते हैं, जैसे रेड जोन, येलो जोन, ये सब क्या है, रेड ही तो होगा अत्यधिक प्रदूषित, तो हम समझ भी सकते हैं। अब इसके आधार पर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला है प्लेटिनम, तो हम जानते हैं प्लेटिनम कीमती धातुओं में से आता है, और जैसे प्लेन वगैरह हुआ या समुद्र के अंदर जो डीप सी के लिए जो शिप जाती है उन सब में प्लेटिनम यूज़ होता है। तो प्लेटिनम अभी चर्चा में चल रहा था, क्यों? क्योंकि भारत ने इम्पोर्ट पे रोक लगाई है, कुछ पे इम्पोर्ट पे, तो इस वजह से हम अभी आज इसे पढ़ रहे हैं। तो ये तो नहीं है हमें करना है कि परमाणु संख्या क्या है, महत्व है धातु का प्रकार, मतलब प्लेटिनम कैसी धातु है, तो ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन
कंपोजिशन मेटल अगर ये शब्द पूछ लिया जाए तो रंग और विशेषता चांदी जैसा चमकदार होता है, इसमें लग रहा है यार चांदी जैसा ही, तो चमकदार होता है और महंगी धातु है क्योंकि टंग जो टाइटेनियम होता है ये वो प्लेटिनम कह रहे टाइटेनियम, तो प्लेटिनम जो है वो काफ़ी महंगी धातु भी होता है, तो महंगी धातु है, दुर्लभ धातु है, इस वजह से यह, और इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है ये, ऊंचे टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता है प्लेटिनम, सबसे अधिक स्थिर धातुओं में से एक है, मेन नहीं है पर उन्हीं में से है, टॉप में से जो सबसे स्थिर धातुएं होती हैं। रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, आसानी से अन्य धातुओं से प्रतिक्रिया नहीं करता है, बिजली और ऊष्मा का अच्छा संवाहक होता है। प्लेटिनम के स्रोत जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं एलुवियल नदी वाले, उनमें ये पाया जाता है। साथ ही मुख्यतः तांबा निकेल के शोधन के उप उत्पाद के रूप में ये निकाला जाता है, तो तांबा निकेल इन सब में ये यूज़ होता है प्लेटिनम। दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा उत्पादक है रूस है, कनाडा वगैरह, तो दक्षिण अफ्रीका और रूस है, और उसके बाद है कनाडा वगैरह, तो ये सबसे मेन उत्पादक आ जाएंगे। उसके बाद इसका खनिज होता है कूपराइट करके या क्रपेराइट करके, तो कूपराइट, और उसके बाद है स्पेरीनाइट, तो कूपराइट और स्पेरीनाइट वो खनिज हैं जिससे ये निकलता है प्लेटिनम और सल्फाइड और प्लेटिनम आर्सेनाइड यौगिक है। अब भारत में स्थिति देखें तो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि भारत सरकार ने दुरुपयोग रोकने के लिए व्यापार का प्लेटिनम मिश्रित धातु पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ है, इस वजह से इन्हीं का दुरुपयोग कर रही हैं, इन्हें लाने के लिए प्लेटिनम को भारत में कम शुल्क पर ले आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सरकार को घाटा हो रहा है। प्लेटिनम का उपयोग कहाँ नहीं हो सकता, हर एक चीज़ में यूज़ हो सकता है, जैसे कि गहने, आभूषण, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अभी हमने देखा किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता ही है, ये सारी कीमोथेरेपी, कैंसर, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सब जगह यूज़ हो सकता है प्लेटिनम। अब उससे संबंधित ये प्रश्न देख लेना है। अगला है LAC तेजस के बारे में, तो तेजस लगी रहा है जहाज से, ये तेजस तेज है बहुत, तो तेजस तेज है ये, तो पूर्ण नाम क्या है इसका LCA का, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब लाइट कॉम्बैट का मतलब हल्का है, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सिंगल इंजन होता है इसमें, DRDO ने विकसित किया है HAL के साथ मिलकर, तो विकास किसने किया, DRDO ने HAL के साथ मिलकर और वैमानिक विकास एजेंसी के साथ मिलकर। निर्माण किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने है। उसका स्वदेशी डिजाइन है, इसका पहला भारत में निर्मित पहला लड़ाकू विमान, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं इसे तेजस को। रडार से बचने की क्षमता होती है क्योंकि स्टील्थ फीचर होता है इसमें, सुपरसोनिक गति है, मतलब 1.8 मैक की स्पीड से ये उड़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अगला है जो है ILSS इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, तो नई तकनीक है इसमें, क्या है इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट स्कीम के तहत एक उन्नत प्रणाली है जो तेजस के पायलटों के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न और नियंत्रित करते हैं। अब तेजस के पायलट ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं, पाइप वगैरह से, क्योंकि वहाँ पे मुंह तो खोल नहीं सकते अंतरिक्ष में, तो इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। पारंपरिक तरल, मतलब इसमें अब लाभ क्या होंगे, पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वदेशी तकनीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद LCA तेजस के संस्करण, अब तेजस के बहुत सारे संस्करण ये हैं, मतलब आगे चल के बनेंगे तब इन्हें हम देख लेंगे। तेजस और अन्य लड़ाकू विमान में, तो तेजस के मेन क्या है, फाइटर पहला है, आत्मनिर्भर अपना खुद है, और उसके बाद 100+ तेजस जो भारतीय वायु सेना में शामिल होंगे, 100 से ज़्यादा तेजस है। अब इससे संबंधित ये प्रश्न है, ये प्रश्न का दे दिया, उसके बाद ये क्या है स्टेटमेंट है, मतलब 4 कथन है, इनमें से बताना है। अगला है जलवायु घोषणा, जयपुर में जलवायु के लिए ही कह रहा है, तो जयपुर घोषणा पत्र और चक्रीय अर्थव्यवस्था, तो जलवायु सर्कुलर इकोनॉमी के लिए जयपुर में हुआ है घोषणा, मतलब बैठक हुई थी, तो जो लास्ट में स्टेटमेंट निकलता है उसे उस शहर के नाम पर ही रख देते, तो जयपुर वाला नाम पड़ गया। अब इसमें एक टर्म यूज़ हुई है चक्रीय बेरोजगारी, क्या है, तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है 3R, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, पुनः मतलब कम संसाधन की खपत करो तो दोबारा लायक छोड़ दो, और पुनः संसाधन नए खरीदने के लिए आ जाए, रिसाइकल हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो संसाधनों का बार बार उपयोग करके इनने की प्रणाली अपशिष्ट कम होता है, मतलब सेम संसाधन को बार बार करोगे तो अपशिष्ट कम होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़्यादा, जो सेम चीज़ है, बोतल को हम बार बार, मतलब हम प्लास्टिक की बोतल ले ली हमने एक अच्छी, और वो उसी बोतल में पानी पी रहे, रोज़ हम बिसलेरी की नहीं खरीद रहे, तो इससे क्या होगा, बार बार उपयोगी प्रणाली में अपशिष्ट जो होते वो नहीं होंगे। जयपुर घोषणा पत्र भी हमने देख लिया, 25 से 35 के लिए है, स्वैच्छिक है, जरूरी नहीं है कि मानना ही पड़े, तो स्वैच्छिक का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा संसाधन और विकास,
तो ये है नैतिक विषय क्या है, अनौपचारिक और लैंगिक मुद्दे जयपुर घोषणा पत्र से मेन जुड़े हैं। तो इसके बाद है यहाँ पे देख लिया हमने कि यहाँ C3 है, मतलब सिटी कोएलिशन फॉर जो है सर्कुलेटरी वाला एरिया याद रख, मतलब ये याद रखना। अगला 3R इसी के अंतर्गत है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो हम समझ ही जाते, रिड्यूस करना कम, रीयूज करा दोबारा उपयोग, और रिसाइकल पुनः चक्रण कर दो। अब C3 सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी वैश्विक गठबंधन है। तो विश्व स्तर के जुड़े होते हैं इसमें शहर, भारतीयों की भागीदारी भी है, भारतीयों की संख्या है, और उसके बाद प्रमुख लक्ष्य जो है वही जीतना, और ये सारी चीज़ मतलब जीतना वाला सिटी का कोएलिशन कर रहे हैं ना, गठबंधन विश्व का बना रहे हैं। तो ये चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ और चुनौतियाँ देखें अगर, जो चक्री, क्योंकि यहाँ किसकी बात बार बार कर रहे हैं, कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी का। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ क्या है, अपशिष्ट कम होगा, क्योंकि चक्र है ना, एक चीज़ को दूसरी जगह यूज़ कर दो, दूसरे तीसरा, तो पर्यावरण संरक्षण होगा, संसाधन कम खर्च होंगे, आर्थिक बचाव होगा, रोजगार के नए अवसर जैसे हरित अर्थव्यवस्था बनेगा। तो ये चक्रीय बेरोजगारी है। चुनौतियाँ क्या, अवसंरचना की कमी, भारत में तो यही चुनौतियाँ होती है अपने कि अवसंरचना की कमी है, तकनीक और ये सारी इंडस्ट्री वगैरह कम है। तो ये हमें याद रखना, सिटी कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी वाला है। इसके बाद इससे संबंधित अब ये प्रश्न अटेम्प्ट करना है। उसके है अगला वो एक्टिवेटेड कार्बन। तो कार्बन जो हम यूज़ करते हैं जैसे चारकोल वगैरह, कोई भी कार्बन, तो एक्टिवेटेड लिखा होता है उस पर कि एक्टिवेटेड चारकोल है। तो ये हम देखते हैं। तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, एक अत्यंत छिद्रयुक्त और उच्च सतही स्तर क्षेत्रफल पर होने वाला पदार्थ है, मतलब कार्बन पदार्थ है। तो अत्यधिक छिद्रयुक्त और उच्च सतही क्षेत्रफल वाला कार्बन पदार्थ है। इसे एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कोल भी कह सकते हैं। कार्बन युक्त सामग्री नारियल, कोल, लकड़ी, कोयला और पीट आदि है। कच्चे माल के रूप में जो यूज़ करते थे अभी तक हम, क्या है कि नारियल, लकड़ी, कोयला, पीट, ये वाला है। तो ये एक्टिवेटेड प्रक्रिया में क्या होगा, भौतिकी, फिजिक्स, फिजिकल एक्टिविटी हम देखते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिवेशन, उच्च तापमान पर गैस का साथ ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें एक्टिवेशन की प्रक्रिया है। मुख्य बिंदु देखें तो छोटे छिद्र, बड़े छिद्र मतलब मुंह में होते हैं, मतलब जो जब हम लगाते हैं ना फेस पे तो चारकोल वगैरह, तो उनमें भी पता चल जाता है हमें कि कैसे माइक्रो वाले, मैक्रो, या ये सारी चीज़ें। तो ये हमने देखा, इनमें एरिया भी दे दिया कौन सा कितना बड़ा है, ये तो क्या नहीं जानना। अगला अब उपयोग का है, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है साइंस का उपयोग ना हो सके, तो क्लोरीन का कार्सिनोजेनिक तत्व और गंध हटाने में इसका यूज़ हो सकता है। घरेलू जो फिल्टर वगैरह, औद्योगिक फिल्टर हैं, उनमें हो सकता है। चीनी, मतलब कोई हर एक इंडस्ट्री में हो ही सकता है। उद्योग के लिए चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि अभी हमने तो चुनौतियों से ही स्टार्ट किया था आर्टिकल। तो चुनौतियां क्या है, बढ़ती उत्पादन लागत, अब ऊष्मा और रासायनिक ट्रीटमेंट महंगे हो गए हैं। नारियल की खेती की घटती उपलब्धता, वैश्विक बाजार की बढ़ती मांग और प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। तो ये देखा भी, ये सब इससे संबंधित एक प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अगला है भारत माला प्रोजेक्ट, नाम ही है भारत माला। तो भारत माला का मतलब भारत को माला में जोड़ देना है। वो भारत माला, हाँ एक भारत माला, भारत को रोड से जोड़ देना है। मतलब भारत माला में क्या होता है कि पूरे एरिया में रोड कर दो तो वो भारत की माला ही तो बन जाएगी पूरा। अब ये पर्वतमाला योजना, अब पर्वत को जोड़ दो, कोई सी चीज़ पूछ ले तो एक पर्वत से देखो दूसरे पर्वत के बीच में ही रोपवे चल रहे हैं, इसे ही कह देंगे पर्वतमाला। परियोजना क्या 2023 में लॉन्च हुई थी, पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित परिवहन इन सबको करना है। तो 2023 में लॉन्च हुआ, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फोकस क्या है, रोपवे कनेक्टिविटी से दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ने पर विशेष ध्यान है। कौन लागू करता है, तो अगर ये पूछा जाए पर्वतमाला जो परियोजना है कौन लागू करता है, कर रहा है मतलब अभी, तो जो सड़क परिवहन मंत्रालय मिस्टी मतलब मूर्त वाला, ये है मूर्त MORTH। तो मूर्त वाला मतलब है सड़क वाला परिवहन, मतलब जिसके नितिन गडकरी हैं। इसके कार्यान्वयन एजेंसी, तो अब कार्यान्वयन कौन करेगा, तो सड़क पे है तो सड़क लॉजिस्टिक और NHAI ही करेगा इसका। तो ये मॉडल क्या है, सार्वजनिक निजी भागीदारी, और भारत सरकार परियोजना की लाभ का 60% सहायता भी कर रही है अगर पूछा जाए पर्वतमाला परियोजना बनाने में। तो जैसे अभी ये बने हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो सरकार कितना देगी, केंद्र सरकार 60%। पर्वतमाला परियोजना की विशेषता, एक होता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब पहाड़ी गाँवों को सुगम परिवहन से जोड़ना, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, यातायात, पर्यटन, सड़क दुर्घटना, इन सब में कमी आएगी कि अच्छा परियोजना होंगी तो ये देखा हमने। उसका रोपवे कनेक्टिविटी देखा तो रोजगार में वृद्धि
रोपवे से होगी। उसके बाद है कम मतलब अगर रोपवे कनेक्टिविटी हो जाएगी एक पहाड़ से दूसरे जगह तो क्या हो जाए, स्थानीय स्तर पर अधिक अवसर मिलेंगे, लोग ज़्यादा जाएंगे। वाहनों पर निर्भरता घटने से पेट्रोल डीजल की बचत हो जाएगी, और क्योंकि अगर रोपवे कनेक्टिविटी हो जाएगी तो पेट्रोल डीजल बचा करेगा। समय की बचत होगी, रोपवे को ऐसा तो है नहीं रोड पे जा रहे ट्रैफिक लगाए, उन्हें तो ऊपर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे बचत होगी। पर वनों की कटाई पे भी रोक लगेगी। अब इससे संबंधित ये प्रश्न देखना है। इसके बाद है उत्तर भारत में कपास उद्योग और बॉलगार्ड 3 करके है। तो इंडस्ट्री हमारे यहाँ कपास उद्योग की है, पर उसमें कीट वगैरह लग जाते हैं। हालांकि हम बीटी कपास यूज़ कर रहे हैं तब भी। तो हाल के वर्षों में उत्तर भारत के कपास उद्योग को गंभीर चुनौतियाँ हुई हैं। क्यों? हाल के वर्षों में उत्तर भारत में कपास की चुनौतियाँ हुई क्योंकि यहाँ वाइट फ्लाई और गुलाबी सुंडी तो जो है बॉलवॉर्म के हमले के कारण कपास की पैदावार और खेती में गिरावट आ रही। तो किसके? वाइट जो फ्लीट करके है, वाइट फ्लाई और पिंक बॉलवॉर्म करके है। तो ये गुलाबी, अब जो पिंक बॉलवॉर्म में गुलाबी सुंडी का प्रकार क्या है, तो ये हमले से कपास की फसल पूरी तरह, इसका जब हमला होता है तो फसल खराब हो जाती है, इसमें किसानों को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों नाम याद रख सकते हैं इसे। तो ये अगला है कपास उत्पादन में गिरावट। पंजाब संदर्भ देखें तो क्षेत्रफल में कमी आई है पंजाब में भी। तो पंजाब में क्या हुआ है, कपास ये वाली चीज़ें कमी आई हैं। उसके बाद है जिनिंग उद्योग का पतन। जिनिंग उद्योग, इस गिरावट के कारण जिनिंग उद्योग भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तो जिनिंग यूनिटी और ये सब है। इसके बाद किसानों की मांग भी चली रही है कि बॉलगार्ड 3 जो कि एक कीटनाशक प्रतिरोधी है, उसे जीएम फसल में स्वीकृति मतलब मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो मतलब अगर बॉलगार्ड 3 दे देगा तो याद रखना है कपास वाला। तो ये अगला बॉलगार्ड 3 क्या है और क्यों है। तो बॉलगार्ड 3 जो है एक नया कीट प्रतिरोधी जीन है, जीएम कपास है। तो अगर पूछा है बॉलगार्ड 3 क्या है, तो जीएम एक कपास है, जेनेटिक मॉडिफाइड। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें और अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। तो मतलब इसे एक तरीके से क्या दोबारा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि नया बना है ना संशोधित बीजों से। तो ये है विकास और इतिहास, ये सारा इसमें देखना। बॉलगार्ड की विशेषताएं क्या है, तो 3 बीटी प्रोटीन इसमें है, क्राई 1 क्राई 2 और BIP3A 3 इसमें बीटी की प्रोटीन है। और कीट संरक्षण सुरक्षा का तंत्र है। तो ये कीटों की आंत को नुकसान पहुंचाते हुए उन्हें नष्ट कर देता है, जो बॉलगार्ड 3 की विशेषता है। तो ये इसमें कुछ टाइप भी हैं, तो ये देखना। बॉलगार्ड कैसे काम करता है, प्राकृतिक बैक्टीरिया। तो एक प्राकृतिक मिट्टी में पाई जाने वाली बैक्टीरिया प्रजाति को, जिसमें कीटाणु नाशक गुण होते हैं। तो प्राकृतिक बैक्टीरिया होते हैं एक। तो उसके बाद जीन प्रत्यारोपण से हम एडिट कर ही सकते हैं कीट नियंत्रण में। तो ये है बॉलगार्ड 3 भारत में क्यों महत्व भाई, भारत में बीटी कपास ही एक है जो है मॉडिफाइड वाला। तो ये उसके बाद कीटनाशक पे निर्भरता कम होगी ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद है मतलब अगर ये यूज़ करेंगे कपास और इन सब में आय बढ़ेगी। तो बॉलगार्ड को भारत की मंजूरी मिली है क्या, तो वर्तमान स्थिति के अभी तक बॉलगार्ड 3 को भारत में स्वीकृति नहीं मिली है अपने, और अंतर्राष्ट्रीय तो है ही अभी ये सारी चीज़ें। इसके बाद है बीटी के बारे में। तो बीटी में 3-4 प्रोटीन होते हैं, जैसे क्राई 1 AB AC और BIP वाला। तो इसमें झिल्ली वगैरह मतलब ये बस याद रख सकते। बीटी में ये क्या है, प्रोटीन है कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये फिर ज़्यादा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट करना है। इसके बाद है गन्ने में जो रेड रॉड बीमारी होती है। तो जब हम गन्ना देखते हैं तो गन्ना ऐसा जुड़ा होता है ना, गन्ना जो है, तो गन्ना जो जुड़ा सा होता है, उस गन्ने में कभी कभी जो धारियाँ होती हैं उन पर क्या होता है, रेड रॉड बीमारी हो जाती है। अन्य जिलों में किसानों ने अपनी फसलों में रेड रॉड संक्रमण की शिकायत की है कई जिलों में। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एकल किस्म का प्रभाव, अब इसमें अभी ये इस वजह से है कि जो किस्म यूज़ कर रहे हैं वो CO0238 किस्म की खेती की जा रही है, जिसमें इस बीमारी का प्रकोप तेज और हो गया है। तो रेड जो रॉड बीमारी है वो तेज़ी से और बढ़ रही है, किसानों को चिंता रहेगी। रेड रॉड बीमारी क्या है, तो इसमें जो है कलेटोट्रिकम और फाल्काटम जो है कोलेटोट्रिकम और फैल्काट्रम नामक फफूंद से फैलने वाली बीमारी है, जो ये सब फफूंद से रेड रॉड फैलती है। लक्षण क्या होते हैं, गन्ने के अंदरूनी जैसे धब्बे दिखाई पड़े हैं, ये सारी चीज़ें गन्ने में दिखती हैं।
फैलने का क्या है प्रभाव, तो ये मिट्टी हवा सबसे कोई फैल ही सकता है वायरस बैक्टीरिया, तो ये सारी चीज़ें। अगला है फैलने के कारण एकल किस्म, एक मेन कारण क्या है एकल। अपने यहाँ क्या होता है एक ने खेती कर दी तो अब लंबे चौड़े सब लोग वही करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कम जैव विविधता के कारण यह बीमारी तेज़ी से फैलती है, जैव विविधता कम होगा तब भी है। जलवायु परिवर्तन के लिए इससे जुड़ी जाएगा कनेक्ट, बीमारियों से रोकने को उपाय, नई किस्मों की खेती करें, जैसे CO0238 पर ही निर्भर ना रहें, बाकी भी करें। और है संक्रमित पौधों को हटाएं, कीटनाशकों का उपयोग करें, फसल चक्र, और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह। तो ये है, इसके बाद हमने देख ही लिया ये 0238 और उसके बाद ये कई सारी प्रतिरोधी प्रजातियाँ। अब उसके अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें तो ये है क्वेश्चन, तो ये हमने आज देखा 7 मार्च के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट